जय हिंद प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th PT1 एग्जामिनेशन का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो आपके फाइनल में भी देखने को मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का है वीडियो। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ए को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं x की पावर 5 y की पावर 3, और b को एक्सप्रेस कर सकते हैं x की पावर 4 y की पावर 3 और z बीइंग प्राइम नंबर देन द एचसीएफ के लिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आपको बार बार देखने को मिल सकता है। एचसीएफ में आपने देखना है कि दोनों में कॉमन कौन सा है। तो दोनों में कॉमन एक्स वाई है और आपने मिनिमम पावर देखनी है। ठीक है, एक्स की मिनिमम पावर 4 है, वाई की मिनिमम पावर 3 है। उसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ठीक है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हमें पूछा होता है एलसीएम में हमने क्या देखना होता है, जो जितने भी वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, इनकी हाईएस्ट पावर देखनी होती है हमें। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता है ये। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एचसीएफ पूछा है तो दोनों में जो भी कॉमन होगा उसे वही लेना है और उनकी मिनिमम पावर आपने लेनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल रूट्स। ठीक है, इक्वल रूट्स कब होता है? जब डी की वैल्यू 0 होती है, तो यानी कि जब रियल और इक्वल रूट्स लिखा हो तो डी इक्वल टू 0 होता है। डी का मतलब हो गया हमारे पास b² - 4ac इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ, जनरल इक्वेशन है मेरे पास ax² + bx + c। तो a की वैल्यू x² के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू हमारे पास k है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। -4 का स्क्वायर -4a, c की वैल्यू आ गई k। ठीक है, यहाँ से सॉल्व किया, 16 - 4k = 0 और 4k = 16, k की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए, फॉर वट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन 3x + y + 8 एंड kx - ky रिप्रेजेंट को इंसिडेंट लाइन। ठीक है, को इंसिडेंट लाइन के लिए हमें कंसेप्ट याद होना चाहिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ठीक है, तीनों इक्वल होते हैं। यहाँ से a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 1 है, c1 की वैल्यू 8 है। दूसरी इक्वेशन से a2 की वैल्यू हमारे पास 6 है, b2 की वैल्यू हमारे पास -k है और c2 की वैल्यू हमारे पास +16 है, क्योंकि अगर मैं -16 को लाऊंगा तो +16 हो जाएगा। ठीक है, वही वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है। 3/6, a1 की जगह 3 और a2 की जगह 6, b1 की जगह 1 और b2 की जगह -k, 8/16। ठीक है, तो हम पहले दो को ले लेते हैं। तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2, यानी कि ऑप्शन डी सही है हमारा। ठीक है, तो आपको सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है कोइंसिडेंट लाइन का। ठीक, इफ़ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यहाँ kx² + 2x + 3k है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट 0। ठीक है, क्या बोला है कि सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के। तो यहाँ से सबसे पहले आपने क्या निकालना है? -b/a और c/a। a की वैल्यू हमारे पास k है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3k है। यही वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देनी है। -b/a यानी कि -2/k और 3k/k। ठीक, इस k से k कैंसिल हो गया, यहाँ से जो k की वैल्यू आ जाएगी -2/3, यानी कि ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, इफ़ 2 + 2p + 1 13 एंड 5p आर p - their consecutive terms of an AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कि ये AP का पार्ट है। तो AP कब होती है? जब हमारा D कॉमन होता है, D इक्वल आता है A2 - A1 और A3 - A2 से। तो हम क्या करते हैं कि जो तीन टर्म्स दिए, हम इसको A1 ले लेते हैं, इसको A2 ले लेते हैं, इसको A3। ठीक है, तो A2 की जगह 13 - 2p + 1, A3 की जगह 5p - 3 - 13। इसको सॉल्व कर लेना है आपने। 13 - 2p - 1, 5p - 3 - 13। ठीक, सॉल्व कर लेना, आपकी p की वैल्यू आ जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक,
चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एपी में है और वैल्यू निकालो, तो आपने ये डी वाला कंसेप्ट लगाकर उसको सॉल्व कर लेना। इफ़ ए इज इक्वल्स टू 10, डी इज इक्वल्स टू 4, फाइंड ए 10। ए 10 का मतलब होता है ए प्लस 9d। ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू 4, तो 46 आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन सही है। एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, ये आप अपने आप कर सकते हैं। 1764 को आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में ऐसे ऐसे करके करना है, तो ये इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। अब यहाँ पर जीरोज गिवन है, सम और प्रोडक्ट नहीं गिवन, तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, या पी तक लिख लीजिए। जहाँ पर एस हमारा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, पी हमारा होता है अल्फ़ा बीटा, ये दोनों आपको पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब हो गया -3 + 2 यानी कि -1, और इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब -6। तो हमें यही वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। एक्स स्क्वायर माइनस पहले से था और एस की वैल्यू में भी माइनस है। पी की जगह क्या है, -6 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x -6, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1x -6, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड दी HCF और LCM। ठीक है, HCF गिवन है आपको 9, LCM निकालना है। तो ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है बाकी दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, HCF हमें 9 गिवन है, यहाँ पर 9 पुट कर दिया, और बाद में 9 को दूसरी साइड ले जाकर डिवाइड कर देना, और जो आपका आंसर आता है आपने कर लेना है। ठीक है, आप कर सकते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट का मतलब है डी की 3 वैल्यू आनी चाहिए। अगर डी निकालने के बाद इक्वल टू 0 आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, लेस देन 0 आता है। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। ग्रेटर देन 0 आ गया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, और लेस देन 0 आता है तो इमेजनरी रूट्स हैं या नो रियल रूट्स। क्लियर, तो हमें डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? नेचर ऑफ रूट वाले में हमेशा आपने डी की वैल्यू निकालनी है, b² - 4ac। बी की वैल्यू यहाँ से -4 है, ए की 2 है और सी की 3, ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है। -4, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और -24 -8 आ गया, यानी कि ये जो रूट्स होंगे डी लेस देन आया है हमारा, तो इमेजनरी होंगे, और ये आप लिख सकते हैं नो रियल रूट्स। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, लेट 1 0 बी अल्फ़ा, और दूसरा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल का मतलब है 1/α। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, हम क्या निकालेंगे यहाँ से, हम सम ऑफ द जीरोस निकाल देंगे। जो हमारा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका फार्मूला होता है -b/a। बी की वैल्यू 13 है, यानी कि -13। ए की वैल्यू x² के साथ वाला सारा नंबर है, यानी कि k² + 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा बीटा c/a। ठीक है, सी की वैल्यू यहाँ पर 4k है, ए की वैल्यू k² + 4 है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें प्रोडक्ट दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा, और मुझे पता है कि यहाँ बीटा की जगह मेरा क्या है, 1/α है, क्योंकि रेसिप्रोकल है, तो 4k/k² + 4 आ जाएगा। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बचा 1। 4k = k² + 4 आ जाएगा। k² + 4 - 4k आ जाएगा। अगर मैं 4k को दूसरी साइड ले जाता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आता हूँ। अब मुझे फैक्टर बनाने और सॉल्व करना है। k² - 2k - 2k कर दिया, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी k - 2
और k माइनस 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इन्होंने पूछा क्या था हमसे, k की वैल्यू हमारी आ जाती है 2। ठीक है, चलिए इफ़ द जीरोस, इफ़ अल्फ़ा यहाँ पर मिसिंग है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, या तो आप इसके फैक्टराइजेशन से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक, या आप दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोस निकाल लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि हमारे पास माइनस बी अपॉन ए होता है। बी की वैल्यू 3 है तो माइनस 3, ए की वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 आ गया। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, सी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू 1। हमें निकालना क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर का फार्मूला आना चाहिए, जिसका फार्मूला होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 अल्फ़ा बीटा। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं इधर ले जाकर माइनस कर दूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब मैं इस पूरे की जगह ये लिख सकता हूँ। क्यों लिखा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर का फार्मूला नंबर वैल्यू मुझे पता है -3 का स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मुझे पता है 4। 3 का स्क्वायर मतलब 9 आ जाएगा, 8 यानी कि 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 1 आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसके वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है अल्फ़ा प्लस बीटा बाई बीटा अपॉन अल्फ़ा इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। आपने क्या करना है, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेना है। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, बी की वैल्यू एक्स के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, सी की वैल्यू -2 है। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेना जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, -b अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लेनी सी अपॉन ए, यानी कि -2 अपॉन ए। अब नीचे इनका एलसीएम ले लेना है, इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा आएगा नीचे, और ऊपर बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और मैं भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जब आता है तब उसकी जगह हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से पड़ी है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी पड़ी है। अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मतलब -2, तो नीचे भी -2 आ जाएगा। 1 + 4 अपॉन -2 सोल्व किया तो -5/2 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट √3 इज रेशनल। इसका वीडियो का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, क्योंकि जो वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, अपना वीडियो की लेंथ में इंक्रीज़ नहीं करना चाहता, जो बने हुए हैं इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। 14 क्वेश्चन, इफ़ Sn इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, फाइंड फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म के लिए आपने हमेशा याद ध्यान रखना है, n की वैल्यू आपने 1 पुट की, लेट n इज इक्वल्स टू 1, तो n की जगह 1 पुट कर रहा हूँ मैं, एट आया S1। तो आपने ध्यान रखना है S1 की वैल्यू ही हमेशा a की वैल्यू होती है, क्योंकि s का मतलब हुआ सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी कि जो पहली टर्म है इसी का सम। तो पहली टर्म 8 है, ये हमारा S1 भी होगा और यही हमारा a की वैल्यू होगी। आगे क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस एंड 10th टर्म। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपने अब n2 पुट करना है। ठीक है, n की जगह आप क्या पुट कर दिया, मैंने 2 पुट कर दिया, 12 + 10 यानी कि 22। अब यहाँ से हमें ये पता लग गया कि पहली दो टर्म का सम हमारा कितना है, 22। पहली टर्म हमारी 8 है और दूसरी टर्म हमारी क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम अगर मैं कर रहा हूँ तो 22 है।
अगर पहली और सेकंड टर्म आपको पता लग जाती है तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो 14 - 8 जो कि हमारा 6 हो गया। अब इन्होंने पूछा है 10th टर्म, A10 मतलब A + 9D। A की वैल्यू हमारे पास 8 है, D की वैल्यू 6 है, तो 8 + 54 यानी कि 62 हमारा आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WSN वाला क्वेश्चन ऐसा आता है, आपने n की वैल्यू पहले 1 पुट करनी है, फिर 2 पुट करनी है, ठीक है, वहाँ से आपसे आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 100 है, और बिगेस्ट क्या है 999, पर इन्होंने बोला है कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आपको याद रखना कि पहला 3 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट जो 7 से डिवाइड होता है वो 105, 15 7 जा 105 होता है, 14 7 जा 98 होता है, ठीक है। और ये वाला ग्रेटेस्ट 994 होता है। अब हमें यहाँ से सीरीज़ का पहला नंबर पता लग गया, क्योंकि पूछा किससे 7 से डिविजिबल, मतलब जितना भी कॉमन डिफरेंस है सभी का कितना होगा 7 होगा। तो लास्ट टर्म आ गई 994, ये हमारी ए की वैल्यू आ गई, ये हमारी AN यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू आ गई। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 7 है, जिससे डिविजिबल पूछा है वो आपकी D की वैल्यू है, ठीक है। आपने यहाँ n निकालना है, क्योंकि 3 डिजिट नंबर हाउ मैनी पूछा है, तो हम क्या करेंगे AN वाला फार्मूला लगाएंगे, A + n - 1D। AN की वैल्यू है 994, क्योंकि लास्ट टर्म हमने ये निकाली थी। फर्स्ट टर्म हमारे पास 105 है, D हमारे पास 7 है। 105 को लाकर यहाँ माइनस कर दीजिए, माइनस करने के बाद हमारा आएगा यहाँ 889, फिर ये जो 7 मल्टीप्लाई में था इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमारा जो आएगा 127 इज इक्वल्स टू n - 1, -1 को यहाँ ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा, तो 128 ऐसी टर्म्स हैं जो 3 डिजिट है और 7 से भी डिविजिबल होंगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 मैं ऑलरेडी अपने एक वीडियो में इंक्लूड कर चुका हूँ, फिर भी जब भी ट्रेन वाला क्वेश्चन आता है तो कुछ मुश्किल नहीं है, आपको डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का फार्मूला आना चाहिए। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी उस वीडियो में हमने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। करना कैसे होता है फिर भी आपको बता देते हैं यार। ट्रेन ट्रेवल्स आर डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर, डिस्टेंस आ गया 180 किलोमीटर, कांस्टेंट स्पीड, हैड द स्पीड बीन 5 किलोमीटर मोर, ठीक है। अगर स्पीड ज़्यादा बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा, 30 मिनट कम लगेंगे। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो पहले x सेलेक्ट कर लेना, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और दूसरी स्पीड हो जाएगी x + 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का वीडियो मैं आपके अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी मेरा उसी वीडियो में है, तो सारे क्वेश्चन के मैं जो वीडियोस उसमें शेयर करने वाला हूँ, प्लीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। तो हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर, x यूनिट, क्योंकि यूनिट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ब्रेथ क्या हो जाएगी y यूनिट ले लेते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मतलब xy आ जाएगा, ठीक है। आगे बोला है कि अगर लेंथ को रिड्यूस किया जाए 5 यूनिट से तो न्यू लेंथ आ जाएगी x - 5, और ब्रेथ को इंक्रीज किया जाए 3 यूनिट से तो y + 3। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स and the length breadth by 2 units, the area increases by 67 square unit, find the dimension of the rectangle, ठीक है। पहले इन्होंने बोला कि area of the rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो जो पहले वाला एरिया था इससे कितना कम हो जाएगा 9,
ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास अब इस साइड बचा 3x माइनस 5y। 15 को मैं उस साइड ले जाता हूँ तो बचेगा 6। पहली इक्वेशन मेरी यहाँ से बन गई। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं हम कि सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, ठीक है, पहले L2, अब L2 पर आ जाओ। ठीक है, अब हमने लेंथ को इंक्रीज कर दिया x प्लस 3, ब्रेड्थ को हमने कर दिया 2 यूनिट, ब्रेड्थ भी इंक्रीज की है। द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा जब मैं x प्लस 3 और एक्स वाई प्लस 2 को, तो ये एरिया से 67 ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, फिर से एक इक्वेशन आपकी यहाँ से बन जाएगी। एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 3y, 6 को मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ तो 61 बन जाएगा, माइनस करके 67 से। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, मुझे क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। ठीक, तो 3 और 2 में x को एलिमिनेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं x को एलिमिनेट करने के लिए मैं x वाले वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है उनको सेम कर देता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 183, 6x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 12। साइन चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा 19y। यहाँ से जब मैं माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 171। y की वैल्यू आ जाएगी 171 डिवाइडेड बाई 19, जो कि हमारा आता है 9। y की वैल्यू 9 आ गई, तो आप इसमें से किसी में भी पुट कर लीजिए। 2x प्लस 3y वाली में y की जगह 9 पुट कर देते हैं। 27 को 61 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, जब 61 से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 17। तो हमारे पास दो आंसर आ गया। अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। 17 इंटू 9 हमारा कितना होता है, 133। ठीक है, सॉरी 153 है ना। ठीक, तो 17 9 जब 153 हो गया हमारा। अब इनकी कंडीशन के हिसाब से चलते हैं। पहला बोला था इन्होंने कि अगर हम लेंथ को रिड्यूस कर देते हैं 5 से, 5 रिड्यूस कर दिया, और ब्रेड को इंक्रीज़ कर देते हैं 3 से। ठीक है, तो ये 144 आ गया। पहले वाले से कितना कम है, 9, यही लिखा था, बिल्कुल सही है। दूसरी कंडीशन भी आप चेक कर सकते हो। अगर मैं इसमें ब्रेड्थ में 3 इंक्रीज़ कर दूं और ब्रेड्थ में भी 2 इंक्रीज़ कर दूं, ठीक है, 220 आ गया। तो ये पहले वाले से 67 ज़्यादा है और बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर, यानी कि A3 हमारे पास 600 है, 700 सेट्स इन द सेवन्थ ईयर। Assuming that production increases uniformly by fixed number every year, find the production in first year. A3 आपके पास यानी कि A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 600 है। A3 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ AN वाले फॉर्मूले से, A प्लस n माइनस 1D। A7 को सीधा लिख सकता हूँ A प्लस 6D, कैंसिल हो गया। 8D, सॉरी साइन चेंज नहीं किया मैंने, साइन चेंज कर लेते हैं। माइनस 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 4D माइनस 100, D की वैल्यू यहाँ से 25 आ गई। इसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सॉरी 50, A की वैल्यू यहाँ से आ गई 550। ठीक है, तो A की वैल्यू हमारे पास 550 आ गई। फाइंड द प्रोडक्शन इन सेवन्थ ईयर। सेवन्थ ईयर का प्रोडक्शन आपको ऑलरेडी गिवन है 700। फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स। टोटल प्रोडक्शन मतलब आपको सम निकालना है। ठीक है,
सम का फार्मूला n/2 a प्लस एल आप लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाला भी और फर्स्ट भी। n की वैल्यू हमारे पास 7 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 550, l की वैल्यू आपके पास 700 है। आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, आपका टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा। क्लियर? चलिए 15 टर्म ऑफ एन ए पी निकालनी है। 15 टर्म मतलब आपको ए 15 निकालना है, a प्लस 14d। इस इक्वेशन से a की वैल्यू फर्स्ट टर्म है, d a आ गया 3, d आ जाएगा हमारा 8 माइनस 3 यानी कि 5। आपने एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर सीरीज़ आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी तो d की वैल्यू हमेशा प्लस आएगी, और अगर सीरीज़ हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी है तो आपकी d की वैल्यू नेगेटिव आएगी। एग्जांपल देख लो, इसी सीरीज़ को अगर मेरे को उल्टा लिखना होता तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो मैं d निकालूंगा तो 24 माइनस 27, स्मॉलर नंबर से बड़े नंबर को माइनस करूंगा तो -3। ठीक है, a की वैल्यू आपके पास 3 है, d की वैल्यू आपने निकाल ली 5। सॉल्व कर लेना है, 73 आपका आंसर आ गया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x आर इन AP, अभी मैंने आपको MCQ में भी क्वेश्चन कराया था। इसको A1 ले लीजिए, इसको A2 ले लीजिए, A3 ले लीजिए। तो A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, ये किसके इक्वल आता है? D में। तो यही कंडीशन आपने लगानी। A3 की वैल्यू हमारे पास 2x प्लस 7 है, A2 की वैल्यू हमारे पास 6x माइनस 2 है, A2 की वैल्यू 6x माइनस 2 है, और A1 की वैल्यू 8x प्लस 4 है। अब आपने सिंपल सॉल्व भी करना है, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ बचा नहीं है। ठीक है, आई थिंक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से आपका x का आंसर आ जाएगा। एक्सप्लेन वाई दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार डाला है वीडियो में। आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ से जो टर्म कॉमन आ रही है दोनों से, क्योंकि यहाँ बीच में जो साइन है ये प्लस है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से कई बार एक ही टर्म आएगी कॉमन, कई बार दो आएंगी। ठीक है, लेकिन लास्ट में प्लस के बाद हमेशा 1 बचेगा। यहाँ से मैंने 13 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, क्योंकि 13 का मतलब है 13 इंटू 1, 13। ठीक है, 7 इंटू 11 कितना हो गया? 77 प्लस 1 कितना हो गया? 78। 78 के मैं फर्दर और फैक्टर लिख सकता हूँ। तो जब 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। अगर सिर्फ 2 फैक्टर आते या 2 से कम फैक्टर आते, 2 फैक्टर में भी कौन सा, एक 1 और एक नंबर, तो हम इसको प्राइम नंबर कहते। पर यहाँ 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, क्योंकि 78 को भी मैं फैक्टराइजेशन में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो फर्दर फैक्टर बन गए, 1 तो इंक्लूड हो गई, तो 4 फैक्टर आपके उसके दिख रहे हैं। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का इतना सा वीडियो। PD1 के क्वेश्चन थे। होप आपको समझ में आई होंगी सारी चीज़ें, और अगर आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, वीडियो नंबर 6 के साथ। जय हिंद, जय भारत।